हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र प्रजापति स्वागत करता हूं आपका इंस्टेंट ज्ञान विद डीके पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा निकाली हुई भर्तियों के बारे में। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा आरक्षी शाखा के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर और प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिचारी, या आप उसको आम भाषा में हवलदार बोल सकते हैं। तो इन पदों पर एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई है, जिसकी सभी जानकारी के बारे में हम लोग इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि इसकी लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, इसकी योग्यता क्या रहेगी, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, फॉर्म को हम कैसे भरेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए और जानना चाहते हैं कि क्या आपको किस तरीके से करना है और इस पद के लिए क्या क्या योग्यता आपकी ज़रूरी है, तो इस वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हम बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो कि ये रहा, और हम जानते हैं कि करके इसकी सभी जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कहीं भी किसी माध्यम से इस फॉर्म को ना भरें। सबसे पहले आपको जाना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bis.nic.in। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप वहां से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और लॉगिन करेंगे। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इनकी आवेदन प्रारंभ होने की तिथि के बारे में। तो 16/8/2020 से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और इनकी जो अंतिम तिथि है वो 24/8/2020 है। तो दोस्तों, देर ना करें, अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो पूरी जानकारी जरूर ले लें इसके बारे में। नंबर 1 पर है पुलिस अवर निरीक्षक या पुलिस सब इंस्पेक्टर, और दूसरा है परिचारी। परिचारी को हम आम भाषा में हवलदार भी बोल सकते हैं। तो पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो इन्होंने निकाला है, इसका वेतनमान कितना रहेगा ये जानते हैं। तो ये 7वें वेतनमान के अनुसार लेवल 6 रहने वाला है, और आपकी जो वेतन बैंड रहेगा वो 35,400 से 1,12,400 तक रहेगा, और यही सेम रहने वाला है आपका हवलदार के पद के लिए भी। और इनकी रिक्तियों की संख्या की यदि बात करते हैं तो 1998 सब इंस्पेक्टर के लिए और 215 पद निकाले हुए हैं हवलदार के लिए। अगर इन दोनों को टोटल किया है तो 2213 पदों पर ये बम्पर भर्ती होने जा रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ इन्होंने क्लियर कर रखा है कि किसी भी अभ्यर्थी द्वारा केवल और केवल ऑनलाइन आवेदन ही प्राप्त किया जाएगा और किसी माध्यम से आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और किसी भी अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक पद के लिए ही फॉर्म भरा जाएगा। बस आपको ये छूट दे रखी है कि यहाँ यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपको अपनी प्राथमिकता के अनुसार भर सकते हैं कि आपको पहले नंबर पर सब इंस्पेक्टर का रखना है या रखना है आपको हवलदार पद के लिए। इसके साथ ही दोस्तों, हम जान लेते हैं कि इस परीक्षा में कितने चरण होने वाले हैं। तो इस परीक्षा में 2 चरण होंगे, एक लिखित परीक्षा होगी, एक होगी प्रारंभिक परीक्षा। लेकिन लिखित परीक्षा के भी 2 चरण होने वाले हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा और एक होगी मुख्य परीक्षा। तो हम पहले जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। तो दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल प्रश्न 100 होंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें आपके सामान्य ज्ञान और सामाजिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको मिनिमम 30% अंक हासिल करना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा आप अगला पेपर जो कि मुख्य परीक्षा का है वो नहीं दे पाएंगे। और जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को पास करते हैं उनसे 20 गुना अधिक छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, अब इसके बाद ही हम जान लेते हैं इनकी मुख्य परीक्षा के बारे में। तो जैसा कि प्रारंभिक परीक्षा में 1 पेपर होने वाला था, वही मुख्य परीक्षा में 2 पेपर इनके होंगे, जो कि आपका कम से कम 200 अंकों का रहेगा और 2 घंटे का इसमें समय रहेगा। हिंदी, सामान्य हिंदी का पेपर होगा और इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको दोस्तों मात्र 30% अंक आपको हासिल करना, जो कि अनिवार्य ही है, वरना आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो दूसरा पेपर होगा उसमें आपका हिंदी, पत्र, सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल रहने वाली हैं। और इसके भी 200 अंक रहेंगे और प्रश्न रहेंगे 100, और टाइम आपको मिलने वाला है मात्र 2 घंटे का। साथ ही इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, जिसमें आपका प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। और दोस्तों, जब आप दोनों परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं तो मुख्य परीक्षा के आधार पर कम से कम 6 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। अब जानते हैं कि शारीरिक दक्षता में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और आपको उसके लिए क्या क्या करना होगा। उससे पहले हम जान लेते हैं इनकी उम्र के बारे में। यदि आप जनरल कैटेगरी या सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको मिनिमम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, और अनुरक्षित वर्ग के लिए या फिर जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष सीमा रखी गई है। और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाएं हैं उनको
2 साल का और एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, वो 42 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही हम जान लेते हैं इनकी शारीरिक दक्षता के बारे में कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपकी हाइट और आपका चेस्ट कितना क्या रहेगा, किस वर्ग जाति के लिए कितना इन्होंने मांगा है। तो हम जानते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी से। तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए और जो पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 165 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं EWS या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं, उनके लिए ये हाइट होगी 160 सेंटीमीटर। वहीं महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ये होने वाली है। लेकिन महिलाओं के लिए एक चीज़ और रहेगी, वो ये कि इनको न्यूनतम 48 किलो वजन पूरा करना होगा। हाइट के बाद हम जान लेते हैं इनकी सीने के बारे में। तो जनरल कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार हैं और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उनके लिए ये मिनिमम 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये एक बात नोट कर लें कि कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना ही चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जो पुरुष उम्मीदवार रहेंगे उनको ये 79 और 84 फुलाने के बाद होगा। लेकिन दोनों में मिनिमम वही है कि आपको 5 सेंटीमीटर फुला के होना ही चाहिए। और जब आप शारीरिक दक्षता के मापदंडों पर खरे उतरते हैं तब आपको इनकी दक्षता परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पर रहेगा दौड़। तो वहीं पुरुषों के लिए दौड़ 1 मील की होने वाली है, जिसमें आपको 6 मिनट 30 सेकंड का समय मिलने वाला है। आपको इसके अंदर ही ये दौड़ पूरी करनी है। और वहीं महिलाओं के लिए ये जो रहेगा 1 मील की दौड़ आपको 6 मिनट का समय आपको आराम से ले सकते हैं और आराम से इस दौड़ को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, ये चीज़ें होने वाली हैं और इसमें सभी महिला और पुरुषों को अलग अलग मापदंड रखे गए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले ऊंची कूद की। तो पुरुषों को ऊंची कूद 4 फीट कूदना है, तो वहीं महिलाओं को कूदना है मात्र 3 फीट। लंबी कूद पुरुषों को 12 फीट तो महिलाओं को 9 फीट और गोला पुरुषों को जो कि उनका 16 पाउंड का रहेगा उन्हें 16 फीट ही फेंकना है। वहीं महिलाओं को 12 पाउंड का गोला दोस्तों 10 फीट फेंकना है। तो ये अंतर थोड़ा सा रखा गया है, जो कि पुलिस में महिलाओं और पुरुषों के बीच थोड़ा अंतर रखेंगे। अब जानते हैं हम पुलिस अवर निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकलने वाली अलग अलग कैटेगरी में कितनी क्या भर्ती दे रखी हैं। तो हम विस्तार से जान रहे हैं इनके बारे में। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आप साथ बने रहें और पूरी जानकारी लेते रहें। तो दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए 333 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 17, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 387, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 380, EWS या आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए 199, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो कि इनके 3% रिजर्व करके रखा है 58 पद और जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 724 पद। इस प्रकार कुल मिला के 1998 पद ये होने वाले हैं। वहीं 35% महिलाओं को आरक्षित करते हुए 638 टोटल पद उनके लिए आरक्षित रहेंगे ही। इसके बाद हम जानने वाले हैं हवलदार या परिचारी के पद पर कितने क्या पद शामिल हैं। तो यहाँ भी दोस्तों हम विस्तार से इसके बारे में आपको बता रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए 34, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 39, पिछड़ा वर्ग के लिए 26, EWS के लिए 21 पद, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो कि 3% रिजर्व रहेंगे 7 पद और जनरल कैटेगरी के लिए 86, कुल 215 पद हवलदार के लिए। वहीं 35% आरक्षित लेते हुए 76 पद जो रहेंगे वो महिलाओं के सुरक्षित रहेंगे। और दोस्तों बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनके आवेदन जो हैं 16 तारीख से शुरू हो गए हैं और अंतिम तिथि 24/9/2020 रहेगी। और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ ये रही bpssc.bih.nic.in, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। हम बात करने वाले हैं इनकी फीस के बारे में। तो वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित और सामान्य वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए ये फीस 700 रुपये रहने वाली है। दोस्तों ये थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन नौकरी के लिए इतना होना ज़रूरी ही है। और वहीं अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की पुरुष और महिलाओं के लिए ये फीस मात्र 400 रुपये रखी गई है। जैसा कि सभी फॉर्म को भरने से पहले आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं उनमें दी गई आपकी सूचनाएं सही होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर गलत होने पर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको बहुत ही शॉर्ट में हम बताने वाले हैं फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करना है। तो जानते हैं। सबसे पहले आपको, अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फॉर्म भर रहे हैं या आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आप बिहार के ही कर्मचारी हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि यदि आपको अपने नाम के आगे मिस्टर, मिस, श्रीमती या डॉक्टर जैसे उपसर्ग का प्रयोग नहीं करना है। और जब आप
आगे बढ़ेंगे तो आपको राष्ट्रीयता आपकी भारतीय होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आपका वैध होना चाहिए ताकि आपको जो महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो प्राप्त हो सकें। एक आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी सूचनाएं जैसे एडमिट कार्ड या कोई भी चीज़ आपको भेजनी है तो वो आपको भेज सकें। इसके साथ ही यदि आप बिहार के उम्मीदवार हैं, बिहार निवासी हैं, तब आपको आपका बिहार डोमिसाइल का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। और साथ ही आप EWS या फिर आप वहाँ के आरक्षण कैटेगरी में आते हैं तो आपको वह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यदि आप बिहार सरकार के मुलाजिम या एम्प्लॉय हैं या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो वहाँ आपको फॉर्म भरते समय यस पर क्लिक करना है ताकि जो छूट हैं वो आपको मिल सकें। तो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म में जो आप प्रमाण पत्र लगाने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार रहेंगे कि यदि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 10th मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन या जो भी आपके पास हो आपको वो लगाना पड़ेगा। वहीं आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का विकल्प मिल जाएगा। पते के लिए आपको आपका वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या जो भी आपका करीबी डाकघर है उसका पिन भरना होगा। वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए भी यही सारे नियम लागू होंगे। इसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं कि आप फोटो कैसे क्या अपलोड करना है उसके बारे में। जब आप फोटो अपलोड करेंगे तो आपका JPG या PNG में होना चाहिए और साथ ही उसकी साइज 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए और कोशिश करें ये 2 माह से पुराना ना हो। जब आप फोटो अपलोड करते हैं तो ये मिनिमम 25 KB की होनी चाहिए और आपकी फ़ोटो ये साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आप अपने जो हस्ताक्षर अपलोड करेंगे वो हस्ताक्षर भी आपके हिंदी अंग्रेजी दोनों में हो सकते हैं, लेकिन इसकी साइज 25 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए या 25 KB से आपकी ये कम रहेंगे। इसके बाद जब आप अपने शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र उसमें लगाते हैं तो आप भले ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हों या बिहार सरकार के मुलाजिम हों या आप एक्स सर्विसमैन हों, आपको अपना ग्रेजुएट का प्रमाण पत्र जो कि आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो वह आपको लगाना होगा। बात करते हैं पते की, तो ये पत्राचार आपका स्थायी अवश्य हो और अगर महिला उम्मीदवार हैं और आप विवाहित हैं तो आप जहां आप रहती हैं वहां का पता जरूर भरें ताकि आपसे पत्राचार किया जा सके। तो जब आप अपनी इतनी सूचनाएं भर देते हैं तो आपको करना है प्रोसीड बटन पर क्लिक और उसके बाद आपको एक प्रीव्यू दिखाया जाएगा। जो आपने भरा है उसको आप अंतिम रूप से देख पाएंगे और यदि आपको लगता है कि ये टोटल सही है तो आप सबमिट कर देंगे और अगर आपको लगता है कोई करेक्शन है तो आप एडिट डिटेल पर क्लिक करके उसको पुष्टि उसकी कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपने एक बार सबमिट कर दिया तो फिर आप उस पर कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। और आप जैसे ही सबमिट कर सकते हैं तो आपके पंजीकृत मोबाइल पर आपको एक वेरिफिकेशन का संदेश प्राप्त होगा कि आपका फॉर्म भर गया है। पुष्टि करना इसलिए आवश्यक है दोस्तों क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि आप कोई गलत फॉर्म भर देते हैं तो आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। इनका रद्दीकरण का प्रावधान आप उसको कैंसिल कर सकते हैं और दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो आपने फीस एक बार जमा कर दी वो फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों फॉर्म भरने से पहले यह चीज़ विशेष रूप से देख लें कि आपके द्वारा भरी गई सारी जानकारियां बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपको बार बार बताया जा रहा है कि इनकी जो अंतिम तिथि है वो 24/9/2020 है और इन्होंने साफ कर रखा है कि इसमें किसी प्रकार का कोई विस्तार, किसी प्रकार का कोई एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा। इसलिए आप इसी बीच 24 तारीख से पहले अपने फॉर्म भरना क्लियर कर लें ताकि आप कहीं छूट ना जाएं। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश किया है कि आपको सारी जानकारी प्रोवाइड किया जा सके और मैंने सारी जानकारी आप तक पहुंचाई हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट जॉब की अपडेट मिल सके।